वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जीके फॉर जेके पुलिस कांस्टेबल क्विक रिवीजन सेशन पार्ट 2। आपको बता दें हमारा जो क्विक रिवीजन सेशन फर्स्ट था उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट के मार्क्स, मैक्सिमम एस्पिरेंट के मार्क्स 10 से कम थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही है आप पढ़ क्या रहे हो, सिलेबस क्या है और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। आप सबको पता होना चाहिए कि जेकेएसएसबी का पैटर्न चेंज हो गया और जिस तरह के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में, इस सेशन के पार्ट 1 में डाले थे, उसी तरीके के क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछता है। अगर आपके 25 में से 10 भी नहीं मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज देखते हैं आज हमने 20 ही क्वेश्चन रखे हैं, देखते हैं 20 में से कितने करेक्ट होने वाले हैं आपको पहले ही बता दूं 20 में से 15 प्लस स्कोर किसी हाल में भी होने चाहिए। अगर इससे कम स्कोर होते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी जो भी एस्पिरेंट में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पे विजिट करें, आपको वहाँ पर सभी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपडेटेड जेकेएसएसबी के अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत आती है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और खास करके बात करें जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपका जो कंप्लीट कोर्स है हमारा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है एप्लीकेशन पे, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीसेंट करंट इवेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, नेशनल और इंटरनेशनल एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसेप्ट। जैसे कि G20 आपको पढ़ना है करंट अफेयर में, COP31 समिट के रिलेटेड, ब्रिक्स समिट, एशियन समिट। तो आपको बताना है कि G20 समिट 2026 क्या यूएस में होने वाली है, COP31 तुर्की में होने वाली है, तुर्की, या फिर हम बात करें ब्रिक्स समिट 2026 की इंडिया में हुई है क्या, एशियन समिट जो है वो फिलीपींस में होनी है। तो ये आपको 4 पेयर्स दिए हैं, आपको बताने हैं कितने पेयर्स करेक्ट हैं। जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए वीडियो पास करके आप 1 मिनट लें आंसर करने के लिए। और आपको बता दें जो भी क्वेश्चन आप कर लें उसके बाद वीडियो पास करें, उनके ऑप्शंस जो आपके सामने आए उनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 20 क्वेश्चंस के अगर एक एक ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको 80 पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बताएं G20 समिट 2026 में जो है वो मियामी फ्लोरिडा यूएस में होने वाली है, नवंबर दिसंबर में होगी। COP31 की बात करें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है आपकी एंटालिया तुर्की में होने वाली है। और ब्रिक जो है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो समिट इंडिया में होगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ब्रिक 2026 की जो समिट है वो इंडिया में हुई है, न्यू दिल्ली इंडिया में। एशियन समिट की बात करें तो ये जो है इसको होस्ट कर रहे हैं इस बार फिलीपींस। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन से करेक्ट है बताएं। चारों के चारों पेयर जो हैं वो करेक्ट हैं, आंसर डी रहेगा। और ये चारों पेयर आप अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शंस। तो यहां पर आपको बताएं मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो क्वेश्चंस आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे। ये मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पिछले सेशन में भी आपके स्कोर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैंने वोटिंग की है टेलीग्राम पे, तो 10 से भी कम स्कोर मैक्सिमम के आ रहे हैं। तो आपको बता दें अगस्त ऑफर, क्रिप मिशन, वेवल प्लेन, कैबिनेट मिशन, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, 1940 के बाद की बात है ये, 1940 के बाद के इवेंट्स हैं। तो आपको यहाँ पर मैच करना है, 1 मिनट आप ले सकते हो वीडियो पॉज करके। अगस्त ऑफर की बात करें, अगस्त ऑफर में क्या होता है, अगस्त ऑफर में ऑफर किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, और साथ में कहा गया कि एक्सपेंशन की जाएगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। यही था, याद आ रहा है आपको अगस्त ऑफर। क्रिप मिशन में क्या हुआ था, क्रिप मिशन प्रपोज द डोमिनियन स्टेटस एंड साथ में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी वॉर के बाद। कहा गया कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएंगी, ये क्रिप मिशन में कहा गया। वेवल प्लेन में क्या था, वेवल प्लेन में कन्वीड शिमला कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेडलॉक था उसको डिस्कस करने के लिए ये वेवल प्लेन जो है वो लाया गया। कैबिनेट मिशन की बात करो तो कैबिनेट मिशन प्रपोज द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको बताया जाए, अगर पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन किसके तहत बनी, तो कैबिनेट मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन हुई। आपको बता दें इस वीडियो की स्पीड में मैक्सिमम स्पीड जो है वीडियो की 1.2x रखता हूँ,
ऑटोमेटिकली ही। लेकिन इस बार में सिंपल 1 आपकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखी गई है। जो एस्पिरेंट चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कवर हो जाए वो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.5x की मैक्सिमम आप जो है स्पीड रखकर सुना करें। तो यहाँ पर आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से हर एक एस्पिरेंट को इसका आंसर आना चाहिए। लूनर लेक, वुलर लेक, नर्मदा रिवर, पुलिकेट लेक, कुछ लेक और रिवर्स दिए हैं, आपको बताना है इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या फैक्ट्स बताएं। सिंपल क्वेश्चन, पहले कह रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन है, हर एक एस्पिरेंट को आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। रिवर लेक्स का बेसिक क्वेश्चन है ये। लूनर रिवर की बात करें तो आपका कौन सा आपका पेयर बनेगा, यहाँ पर जुड़ेगा लूनर लेक जुड़ेगा। इट इज़ एक्चुअली अ फेमस मेटेरियल इम्पैक्ट क्रेटर लेक है। वुलर दूसरे है, अगर हम देखें लार्जर फ्रेश वाटर है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं दिया है। इट इज़ फॉर्म बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, तो आपका बी का 1 जुड़ेगा। नर्मदा और तापी रिवर आपको बार बार बता चुके हैं, रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में। तो नर्मदा का फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली रहेगा। पुलिकट बचा आपका, तो वो है आपका सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ मैच द कॉलम टाइप अगेन क्वेश्चन रखा गया है। एक तरफ आपको अवार्ड्स दिए हैं, दूसरी तरफ बताना है ये किस फील्ड में, किस क्राइटेरिया में अवार्ड दिए जाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, बताओ। ये दिया जाता है एक्सीलेंस इन द साइंटिफिक रिसर्च। द्रोणाचार्य अवार्ड बहुत पॉपुलर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सबको पता होगा इसका द्रोणाचार्य अवार्ड का, कि ये जो है आउटस्टैंडिंग कोचिज याद रखना, कोचिज जो स्पोर्ट्स और गेम्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं कोचिज, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जनीपत अवार्ड आपको पता है, जनीपत अवार्ड जो है लिटरेसी का एक हाईएस्ट अवार्ड है, तो ये लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर मिलेगा। और साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ये मिलेगा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या बना, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स या एजेंसीज दी हैं, दूसरी तरफ आपको इसके प्राइमरी फंक्शन या इसके रिलेटेड कोई फैक्ट्स दिए गए। बताएं, इतना तो पढ़ना बनता है। मैं ये आपको बता दूं, ये पहले से माना नहीं कि आपको यूएन कब बनी थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बस खत्म कहानी, वो वाली बात नहीं रही है। यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल के रिलेटेड आपको बताएं, आपने 6 ऑर्गन्स पढ़े हैं और 6 ऑर्गन पढ़ाते हुए हमने आपको कहा था कि लिखा भी है नोट्स में कि यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो सस्पेंड हो गई थी, इसके ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए थे 1994 में। बताएं आगे यूएन जनरल असेंबली कैसे जुड़ेगा। यूएन जनरल असेंबली डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन का। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो सिंपली आपको पता है, यहाँ पर जजेस की बात चलेगी, कंपोज ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स। 15 जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उनको जजेस को 9 ईयर की टर्म्स रखी गई है कि 9 ईयर तक वो जज रहेंगे। जजेस की टर्म कितनी है और कितने होते हैं, ये पॉइंट्स भी साथ साथ में याद रख लो। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम रहता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस को। तो इस हिसाब से आपका आंसर जुड़ेगा ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 एवरीडे साइंस से है, क्योंकि आपको एवरीडे साइंस सिलेबस में दिया गया है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं रिलेटेड टू एवरीडे साइंस। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई जो होता है, स्काई का जो आपको ब्लू कलर नजर आता है, इट इज ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या ये बात सही है? वाटर ड्रॉपलेट ऑन अ लोटस फ्लावर लीफ, कभी कभी पत्तों के ऊपर आपको गोल गोल वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। रिमेन्स स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्या वो सरफेस टेंशन की वजह से वो स्फेरिकल होते हैं ड्रॉपलेट्स? मिरेज जो कंसेप्ट है, मिरेज इन डेजर्ट इज फॉर्म ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। फूड कुक फास्टर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज इंक्रीज प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बताएं।
आपको यहाँ पर मैं बता दूं, ब्लू जो कलर होता है स्काई का, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, डिस्पर्शन की वजह से नहीं होता। वाटर ड्रॉपलेट लीफ पे जो स्फेरिकल नजर आते हैं, सरफेस टेंशन बिल्कुल सही है, सरफेस टेंशन की वजह से। मिरेज कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ये भी सही है। फूड जो है जल्दी बनता है प्रेशर कुकर में, क्योंकि जो इंक्रीज प्रेशर होता है वो हायर कर बॉइलिंग पॉइंट को हायर करता है, लोअर नहीं करता, ये पॉइंट गलत है। आंसर आपका 2 एंड 3 रहेगा, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस दिए हैं, दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट के आर्टिकल दिए। आपको आर्टिकल जोड़ना है यहाँ पर। आर्टिकल फंडामेंटल राइट तो आपको अच्छे से पढ़ा है, आपको हमने कहा था बिल्कुल सीक्वेंस में, खास करके फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट्स है उसके आर्टिकल अच्छे से आपको याद होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के भी आर्टिकल्स याद होने चाहिए। 51 तक के आर्टिकल, 13 से लेकर 51 तक के आर्टिकल अच्छे से याद होने चाहिए आपको। बताएं अब इसका क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, कौन सा आर्टिकल कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, बहुत सिंपल है, जल्दी से आप जोड़ दोगे 32 के साथ। हाँ, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आपको मैंने याद कराया था, लॉ रिमूव्स डाउट, लॉ रिमूव्स डाउट, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी कौन सा है, यहाँ पर ओ है, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपको मैंने बताया था, ये क्या रहेगा 16। अगर आपको ट्रिक भी याद हो तो, एक मैंने कोड दिया था कैसे याद कर लो। तो आपके प्रोहिबिशन इन ट्रैफिकिंग की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 23 रहेगा। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29 रहेगा। इसका आंसर बनेगा आपका ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर मैच द कॉलम टाइप फिर से क्वेश्चन है। कुछ पॉपुलर पर्सनालिटी दिए हैं, इनके द्वारा लिखे गए कोई आपके इनको ये जो इनको टाइटल्स मिले हैं या इसके निक नेम भी कह सकते हो आप, तो वो आपको बताने हैं पॉपुलर नेम्स। सी राजगोपालाचार्य को क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? सी एफ एंड्रयू को, दादा भाई नेहरू जी को, बताएं जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने इतना लेवल नहीं बढ़ाया है, फिर भी मैं अगर आपको कहूँ, अगर आज के सेशन में 20 में से आपके 15 से कम आ रहे हैं तो आपको मैं बता लूँ, आंखें खोल लो और बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दो। ये सपना मत देखना कि आपको जैसे आप पढ़ रहे हो अभी 15 मार्क्स नहीं हो रहे हैं इस तरह के पेपर से में, तो उसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी भी टाइम है। ऐसा ना हो कल पछताना पड़े आपको। आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम में फिर मार्क्स बनते हैं 100 में से 20 मार्क्स, 100 में से 20, तो फिर वो सिलेक्शन से दूर कहीं दूर पड़े रहेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर 15 से कम आ रहे हैं, 15 से ऊपर हैं, तो ओवरऑल आप अच्छा चल रहे हो। सी राजगोपाल आचार्य के देखो, दादा भाई नेहरू जी तो सबको पता होना चाहिए कि ग्रैंड ओल्ड मैन रहेगा, ठीक है। और आपको सी एफ एंड्रयू का हमने बताया था दीन बंधु आपका। इसके बाद हम बात बताएं आपको, जयप्रकाश नारायण का आपका रहेगा लोकनायक, और आपका सी राजगोपालाचार्य को राजा जी कहा जाता है। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता दूं, एक बार फिर से कह दूं, अभी क्वेश्चन इजी हैं, घबराना नहीं है, इससे भी टफ क्वेश्चन अगले सेशन में आने वाले हैं। बुक जर्नल न्यूज़पेपर यहाँ दिए, अल हिलाल, मराठा, सुदरक, हितवादा। तो यहाँ पर आपको बताना किसने लिखी है, ऑडिटर्स या फाउंडर या ऑथर, आपको बताने हैं, बताएं। अल हिलाल जो है ये लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मराठा और केसरी दो पॉपुलर जो जर्नल्स हैं, आपको बताया हमने, हिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने। मराठा और जर्नल केसरी जो थी ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सुदरक जो है ये राइटिंग है, अगर आपको दो ही पता है, ठीक है सपोज, तो ए का 2, बी का 3, देखो ए का 2, बी का 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में आंसर निकल आता है। इसका मतलब सी का जो है वो 4 रहेगा, गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा लिखी गई है। और हितवाड़ा जो है ये लिखा गया गोपाल कृष्ण गोखले के, जी के गोखले के द्वारा। तो आंसर आपका ए रहेगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लाइमेट पे क्वेश्चन दिया गया है लिस्ट 1 में, क्लाइमेट एंड क्रॉप पे, सॉरी,
लिस्ट 1 में आपको दिया गया है क्रॉप और दूसरी लिस्ट में आपको दिया है ऑप्टिमल क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट जो है इंडिया में इन क्रॉप्स के लिए क्या रहेगी? टी, शुगर कैन, कॉटन, जूट, बताएं। देखो जब कॉटन की बात आए तो ब्लैक साइल का जिक्र ज़रूर होगा, ऑप्शन में आपको नज़र आएगा रेगर या ब्लैक साइल, तो आपका सी का आप 2 ही जोड़ोगे। ये आपको बता दूं 2 ऑप्शन में सी का 2 है, 2 कट जाएंगे जिनमें नहीं है सी का 2, ठीक है। 1 पॉइंट से आपका 50% जो है यहाँ पर हो जाता है 50-50। और बताएं आपका टी की बात करें तो टी जो है वो ग्रो करता है वार्म एंड ह्यूमन क्लाइमेट और जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हो जिस साइल पे, तो यहाँ पर टी का आपका 0.3 जुड़ेगा। शुगर कैन की बात करें तो शुगर कैन आपका जुड़ेगा जिसमें लॉन्ग ग्रोइंग सीजन हो और जिसमें टेम्परेचर 21 से 27 तक रहे साथ में। जूट आपका हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट जिसमें 200 प्लस सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल हो और साथ में साइल मोस्ट फर्टाइल टाइप की होनी चाहिए। तो आपका आंसर इस हिसाब से रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्कीम्स के रिलेटेड पूछा गया, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पीएम पोषण स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? आयुष्मान भारत PMJAY का ऑब्जेक्टिव, पीएम कृषि सिंचाई योजना, सिंपल लिखा है, आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इन जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है इनके ऑब्जेक्टिव्स को मैच करना है आपने। पोषण स्कीम बताएं। आयुष्मान का तो पता ही होगा ना, आयुष्मान सबको पता होगा आयुष्मान के अंदर क्या कवर होता है। आयुष्मान स्कीम में आपको पता है ये है हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ कवर 5 लाख पर फैमिली, ये तो आपका जुड़ेगा, ठीक है। बी का 4 जुड़ेगा, बी का 4 जुड़ेगा, इसका मतलब है बी का 4 आपका 2 ही ऑप्शन में है, 2 कट जाते हैं इधर से, ठीक है। पोषण जो है इनमें से किसके रिलेटेड होगा? देखो कृषि सिंचाई, सिंचाई जो है सिंचाई की बात करें, कृषि सिंचाई की बात करें तो ये सिंचाई का होता है आप पानी डालना फसलों को, तो ये वाटर के रिलेटेड होगा, इन्हेंसिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी, सिंचाई वाला ये आपका जुड़ेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर रिलेटेड बात है चल रही है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ही जुड़ेगा इसका, ठीक है। उसका मतलब है जो पीएम पोषण स्कीम है इट इज़ रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग द हॉट कुक्ड मील इन स्कूल्स, तो इस हिसाब से आंसर आपका बना ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 सिलेबस के जितने भी टॉपिक है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं और क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरह के जीके से भी पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स, स्पोर्ट इवेंट्स नहीं सॉरी, यहाँ पर स्पोर्ट रिलेटेड ट्रॉफी या कप्स जो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, डेविस कप, थॉमस कप और रेडर कप के रिलेटेड क्वेश्चन है, कप और ट्रॉफी के रिलेटेड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है इज़ अवार्डेड टू द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स में होती है उसको ये ट्रॉफी मिलती है, ये उस रिलेटेड ट्रॉफी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। कैसा है? डेविस कप इज एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल टेनिस के रिलेटेड है क्या? ये डेविस कप टेनिस के रिलेटेड है। थॉमस कप क्या बैडमिंटन का होता है कप? ये आपको अपने स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में नोट्स में डाला है। रेडर कप की बात करें हॉकी के रिलेटेड है क्या? आपको बता दें पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है, चौथा पॉइंट गलत है। रेडर कप जो है ये गोल्फ के रिलेटेड होता है, हॉकी के रिलेटेड नहीं होता है, तो इसका मतलब है आंसर 1 2 3 रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ये कमेंट करेंगे सर ये लेवल आपने कम कर दिया, जेकेएस भी ऐसा लेवल नहीं पूछता। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, थोड़े बीच में टफ और ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम एकदम से मैंने पिछली बार में थोड़ा सा रखा था मॉडरेट, बहुत सारे एस्पिरेंट घबरा गए। अभी थोड़ा सा स्लो मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लेवल को पकड़ने की कोशिश करो। एकदम से बदलाव आप में नहीं आ सकता ना, इसीलिए अभी जो 2-3 महीने हैं आपके पास उसमें हम स्लोली लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बढ़ा दिया, आप भी आपको करवा रहे हैं कोशिश कि आप अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो। और क्वेश्चंस जो भी अभी डाल रहा हूँ ये इजी हैं, इसको मुश्किल नहीं समझना। अगर इन क्वेश्चंस को कोई मुश्किल समझेगा उसका मतलब है तैयारी जो है वो पीछे ज़माने वाली कर रहे हैं, इस ज़माने वाली तैयारी को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ फेमस बुक्स दिए हैं और ऑथर्स दिए हैं, उतनी मुश्किल बुक्स नहीं हैं। देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो आपको पता होगा, और इग्निटेड माइंड भी इंपॉर्टेंट बुक है, ये दोनों आपको आती होनी चाहिए। सूटेबल बॉय और आर्गुमेंटेटिव इंडियन ये भी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो बताएं जल्दी से क्या रहेगा आंसर।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल पॉपुलर है, सबको पता होना चाहिए। और इग्निटेड माइंड जो है ये बुक लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आर्गुमेंटिव, आंसर यहीं से आपको होपफुली निकल जाता है। आप देखें अगर सी का वन आपका 2 ऑप्शन में है, 2 कट जाते हैं। डी का 2 आपका, डी का 2 भी 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो आंसर अभी नहीं निकल रहा है, तो कोई बात नहीं है। स्वीटेबल बॉय के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। स्वीटेबल बॉय जो है वो लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। और आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो है ये लिखी गई है अमर्त्य सेन, जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1999 में इकोनॉमी में, तो इनके द्वारा लिखी गई है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वीटो पावर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसके रिलेटेड स्टेटमेंट है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और वीटो पावर के रिलेटेड। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड है। यूएन के आर्गन्स आपने पढ़े हैं, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई हैं। साथ में वीटो पावर के बारे में बताया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। क्या ये बात सही है? बताएं। नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 3 years बाय जनरल असेंबली। नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल असेंबली 3 साल के लिए इलेक्ट करेगा। वीटो पावर कैन एक्सरसाइज बाय परमानेंट मेंबर टू ब्लॉक एनी सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन इवन इफ इट हैज़ ओवरवेलमिंग इंटरनेशनल सपोर्ट। तो वीटो पावर यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ परमानेंट मेंबर के पास होगी, वो किसी भी रेजोल्यूशन को रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है, चाहे वो उसको इंटरनेशनल सपोर्ट क्यों ना मिली हो उस रेजोल्यूशन को। परमानेंट मेंबर्स एब्सटेंशन फ्रॉम वोटिंग इज कंसिडर्ड अ वीटो एंड ब्लॉक द रेजोल्यूशन। तो बताएं इन 4 में से कितनी स्टेटमेंट, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फोर्थ इज नॉट करेक्ट। तो आपका आंसर रहेगा 1 and 3, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स आपके सिलेबस में लिखा है टॉपिक, इसी से क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन पढ़े और बताएं आंसर क्या रहेगा। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? द एक्सिक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, इज करेक्टराइज बाई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एक्सिक्यूशन और लेजिस्लेशन में अलग अलग पावर्स होती, सेपरेशन होती। इंडिया फॉलोज द फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस, मीनिंग सेंट्रल हैज मोर ओवरराइडिंग पावर्स देन स्टेट्स। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अलाउज सिटीजन टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड सिस्टम करंटली प्रैक्टिस एट द नेशनल लेवल इन इंडिया। बताएं। पहला पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सिक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। पॉलिसी और एक्ट के रिलेटेड जो है वो यहाँ पर एक्सिक्यूटिव देखता है। यहाँ पर पहला पॉइंट सही है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन रखी जाती है एक्सिक्यूशन और लेजिस्लेचर की, ये पॉइंट भी सही है। इंडिया फॉलो द फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस, दिस इज आल्सो करेक्ट, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अलाउ सिटीजन टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग, और ये इंडिया में फॉलो हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है पॉइंट। तो आंसर इसका रहेगा 1 to 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में आपका 1 to 3 है। कंसर्निंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको दी है, आपने कंसीडर करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट रहेंगी। इंडिया कंसिस्टेंटली मेंटेन्स अ ट्रेड सरप्लस with its largest trading partner, that is US. Crude petroleum is currently the largest imported commodity of India's import basket में देखें तो सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम ही इंपोर्ट किया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है एक्ट इन इंडिया, स्पेशल जो SEZ जोन एक्ट है इन इंडिया वाज प्राइमरी इनएक्टेड टू बूस्ट द डोमेस्टिक कंजप्शन रादर देन द एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक कंजप्शन के ज़्यादा बूस्ट करने के लिए लाया गया। कैसा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट? बिल्कुल नहीं। इनविजिबल ट्रेड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर स्ट्रिक्टली टू द स्मगलिंग ऑफ गुड्स अक्रॉस द पोरस बॉर्डर। इनविजिबल ट्रेड का मतलब यहाँ पर
स्मगलिंग ऑफ गुड, ये बिल्कुल गलत है। आपका पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है। आंसर आपका रहेगा 1 और 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी आपको अच्छे से पढ़ा है हमने, आपने भी पढ़ा होगा अच्छे से। हिमालय जो है, हिमालय सर यंग माउंटेन, बताएं यंग माउंटेन है क्या ये? फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन प्लेट्स एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बिल्कुल सही पॉइंट है ये, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका, पेनिनसुलर प्लेट इज कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। पेनिनसुलर प्लेटों की बात चल रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग द टर्शियरी पीरियड। ये पॉइंट कहीं ना कहीं गलत है। वेस्टर्न घाट से कंटिन्यूस, वेस्टर्न घाट कंटिन्यू होते हैं, यस वेस्टर्न कंटिन्यू है, ईस्टर्न डिसकंटिन्यू होते हैं। क्रॉस बाय ओनली थ्रू द पास लाइक थाल घाट, बोर घाट, पास के थ्रू क्रॉस हो सकता है। ये पॉइंट सही है, पहला पॉइंट भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथे पॉइंट के बारे में बताएं, अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में वाइडर कौन सा है? यहाँ कहा जा रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाइडर है, मोर लेवल है देन वेस्टर्न, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। आंसर रहेगा 1, 3 और 4। क्वेश्चन आपका 18, फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड के रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उस पर पूछा गया है। रोनाल्ड अमेंडसन आपको बताया था, अमेंडसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। एक था रॉबर्ट पेरे, एक था अमेंडसन। तो आपको साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों पे बताया था फर्स्ट कौन गया है। तो जो यहाँ पर है बताया गया आपको, यूरी जगरान वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू जर्नी इनटू द आउटर स्पेस। महीर सेन जो है वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। और कमलजीत संधू जो है वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका पहला है स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, और चौथा जो है पॉइंट गलत लिखा गया है। आंसर आपका रहेगा 1, 2, 3, दैट्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर कैपिटल। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, म्यांमार की यांगोन, तुर्की की अंकारा, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। बताएं। यूक्रेन कीव सही है, तुर्की अंकारा सही है, म्यांमार की जो जिसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, कोई नैपी या कुछ करके है, यंगून तो नहीं है। सिडनी की जो है ऑस्ट्रेलिया की कैनबीरा है, कैनबीरा नॉट सिडनी। आपका आंसर रहेगा 1 और 4, दैट इज ऑप्शन, इसमें रहेगा ओनली 2 पेयर्स करेक्ट, बी आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन लैंग्वेज देयर लैंग्वेज फैमिली। इन तेलुगु किस लैंग्वेज फैमिली से जुड़ा? ट्रेविडियन से जुड़ा है क्या? मराठी इंडो आर्यन से जुड़ी है क्या? संथली अस्ट्रोएशियाटिक से जुड़ी है? बोडो सीनो तिब्बतियन से जुड़ी है? बताएं कौन से पेयर करेक्ट, बताएं जल्दी। और जल्दी से अपना स्कोर कमेंट करें। स्कोर कमेंट नहीं करते तो मज़ा नहीं आता। आप जो है 20 में से कितने हैं, ज़रूरी नहीं है आपके 15 प्लस ही हों। अगर आपके 10, 5, 8 भी आते हैं तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग लगाने के बाद 0.25 नेगेटिव लगाने के बाद जैसे आपके आगे 12.5, तो यहाँ पर 12.5 कमेंट में इतना ही लिख दो, आपके 12.5, ठीक है, इतना कमेंट लिख दो आप। बस हमें एक आइडिया रहता है कि हाँ कितना आपका तैयारी चल रही है, उस हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा डी, ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच। और इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, खास करके जेके पुलिस कांस्टेबल या आदि किसी भी एग्जाम की, तो हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की दिक्कत आपको लगती है जाने में, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट सारा मटेरियल मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट स्कोर जरूर करें, जितने भी स्कोर हैं, चाहे आपके 5 ही आए तब भी कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वाचिंग।